इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये सिर्फ एक बाप की बेबसी नहीं है, रियासत की बेहिसी का मुंह बोलता ये सबूत है, मुंह बोलती तस्वीर है। जवानी में उम्र रसीदा दिखाई देने वाला ये बेबस बाप है जिसकी कर्ब भरी निगाहें अपने बेटे साद पर जमी हैं। उसका सहारा जो उसे अब कभी भी गले नहीं लगाएगा। साद घर से राशन लेने निकला था मगर वहाँ से सफरे आखिरत पर निकल गया। शब्बर जदी साहब, वो कहते हैं ना कि जो नन्हे ताबूत होते हैं उठाने में सबसे ज्यादा भारी होते हैं। न जाने कितने साथ जान से चले गए हैं लेकिन हम कोई सिस्टम नहीं बना सके, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए किसी भी तरीके से लोगों को बाइज्जत तौर पर आटा, चीनी, घी नहीं दे सके। आज का जो निजाम पाकिस्तान का है इसमें तमाम लोग शामिल हैं। वो मुराद याफ्ता तबका वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो और वो इसी लूट मार का हिस्सा है और इसमें सब शामिल हैं। कोई भी अपने आप को इससे अलग नहीं करता और हम लोगों ने जो मुराद याफ्ता हैं इस मुल्क को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट किसी भी जमहूरी रियासत का सबसे सुप्रीम अदारा होता है, जमहूरी रियासत का। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत का नाम तो इस्तेमाल किया जाता है मगर जमहूरियत दूर दूर तक नजर नहीं आती है और यही वजह है कि आईनी इदारों के इज्जत वकार को मजाक बना दिया गया है और ये मजाक हो रहा है जमहूरी रियासत के सबसे सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट में। ख्वाहिश कहूँ, रद्द अमल कहूँ, शिकस्त खुर्दा कहूँ, अब तो मनपसंद आइन बनाने की बातें की जा रही हैं। हुकूमत अब करने क्या वाली है? मेरा नहीं ख्याल मरियम नवाज का ये मतलब था कि वो रीराइट खुद करना चाहती हैं आइन को। आई थिंक वो इल्जाम लगा रही थी कि कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिनकी जो तशरीह है आइन के हवाले से वो मुतरादिफ थी कानून को रीराइट करने के हवाले से। आर्टिकल 63A की जजमेंट का वो गालिबन मिसाल दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मगर इसके बावजूद लोग एक पुराना सवाल ही पूछे जा रहे हैं और वो ये कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था 22 का, दैट वाज अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। तुम शहरे अमा के रहने वाले, दर्द हमारा क्या जानो, यहाँ खून की नदियां बहती हैं, इंसान का कोई मोल नहीं, अपने ही वतन में बेघर हम, तुम हाल हमारा क्या जानो। फलस्तीनी एक ऐसी कौम है जो बेजुर्म होने के बावजूद दहाइयों से सख्त तरीन इंसानियत सोच सजाएं भुगत रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। ये सिर्फ एक बाप की बेबसी नहीं है, रियासत की बेहिसी का मुंह बोलता ये सबूत है, मुंह बोलती तस्वीर है। जवानी में उम्र रसीदा दिखाई देने वाला ये बेबस बाप है जिसकी कर्ब भरी निगाहें अपने बेटे साद पर जमी हैं। उसका सहारा जो उसे अब कभी भी गले नहीं लगाएगा। साद घर से राशन लेने निकला था मगर वहाँ से सफरे आखिरत पर निकल गया। नन्ना सा साद अब अपने बाबा से खाना तो क्या कोई भी जिद नहीं करेगा। 7 साल की उम्र ही क्या होती है, लेकिन साद अपने नन्हे मुन्ने हाथों में कुछ रकम और आटा लेने हुजूम में खड़ा हो गया। उसके आसपास बच्चे, बूढ़े, खवातीन इस उम्मीद से आए थे कि चंद रोज़ ही सही पेट का दोजक बुझाने का कुछ तो सामान होगा। सर पर आग बरसाता सूरज और टूटी चप्पलों तले तपती ज़मीन। लोग ज़्यादा थे, जगह बहुत कम थी। छोटा सा साद अपने पंजों के बल उछक कर आगे देखने की कोशिश करता लेकिन उसे हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी। भगदड़ मची, कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े। नन्ना साद पैरों तले आ गया। साद उन 11 रोज़ेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। लेकिन ये उठेंगे, ये मजलूम रोज़े मैशर ज़रूर उठेंगे और पुकार पुकार के कहेंगे कि बताओ मैं किस जुर्म में मारा गया था, मेरा बचपन, मेरा मुस्तकबिल क्यों छीन लिया गया था। उस रोज़ इनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की अदालत में फरियाद करेंगे कि ए रोज़े जजा के मालिक, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नज़ारा किया करते थे, क्या वो रमज़ान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है। ए पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया। यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज़्यादा होते चले गए। क्या यहाँ के हुक्मरान तेरे उस खलीफा के जानशीन थे जो कहता था कि फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरी पकड़ होगी। ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है मगर ये कौन लोग हैं जो घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कीचड़ उछालते नहीं थकते हैं। क्या इनके घरों में
साद जितने बेटे बेटियां नवासे नवासियां नहीं है? और अगर हैं तो साद के ही मुकद्दर में जान देना आखिर क्यों है? क्या इनके अपने बच्चों ने कभी कितारों में लगकर राशन लिया, कभी भूख और प्यास की सख्ती बर्दाश्त की है? या समझ भी सकते हैं कि होती क्या, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हाकिम वक्त बताएं कि आज क्यों खैरात देने वाले आधे और लेने वाले पिछले साल से भी दुगने हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे। आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत कि हुक्मरान तो ऐश करें और गरीब खाने के लिए कितारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए? वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। क्या तोशा खाना से जो अरबों रुपए की घड़ियां, कारें, कालीन और जो बाकी तोहफे, दीगर तोहफे बटोरने वाले अवाम को आटे का भी हकदार नहीं समझते हैं? क्या ये हमेशा मांगने के लिए पैदा हुए हैं? और जिनके पास अब हुक्मरान वोट मांगने जाएंगे, लेकिन किस मुंह से जाएंगे? शायद इसीलिए हुकूमत इंतखाबात कराने से भाग रही है। लेकिन कब तक? एक दिन तो सामना करना पड़ेगा, जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है माहिर मईशत, शब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया जदी साहब ज्वाइन करने के लिए। शब्बर जदी साहब, वो कहते हैं ना कि जो नन्हे ताबूत होते हैं उठाने में सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। न जाने कितने साथ जान से चले गए हैं, लेकिन हम कोई सिस्टम नहीं बना सके। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए किसी भी तरीके से लोगों को बाइज्जत तौर पर आटा, चीनी, घी नहीं दे सके, तो कितने अरब लग जाएंगे? जैदी साहब, बंद करें सबकी मुराद, काटें सारी तनख्वाहें, पेंशनें, अवाम को खाने को तो दे दें ये लोग। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा इस पे नतीजा ये है कि आज का जो निज़ाम पाकिस्तान का है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। वो मुराद याफ्ता तबका वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो, और वो इसी लूट मार का हिस्सा है, और इसमें सब शामिल हैं। कोई भी अपने आप को इससे अलग नहीं करता, और हम लोगों ने जो मुराद याफ्ता हैं इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बाशरा कुफर के साथ बाकी रह सकता है मगर जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकता। तो अब ये माशरा भी तबाह होगा, और ये माशरा और ये मुल्क भी तबाह होगा, क्योंकि इस माशरे में कुफ्र जुल्म आ गया है, और इंसान जब जुल्म आता है तो वो फिर उसको अल्लाह ताला अजाब डाल देता है, और आज हम उस अजाब से गुजर रहे हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले कहा था कि आपको 5 बुनियादी अशिया के ऊपर राशनिंग करनी पड़ेगी। ये जो आप लोगों को थैले आटे के बेच रहे हैं और लाइन लगा के लोगों को लाइनें लगवा देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, ये तबाही के अलावा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही वाहियात सिस्टम है, और ये इन लोगों की जहनियत को जाहिर करता है कि ये समझते हैं कि ये लोग इस तरह से लोग कोई इंसानियत पे कोई ये अमल कर रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं इन कमरों में, इनको कोई हक हासिल नहीं है कि ये बैठें। मगर आपका जो सवाल बिल्कुल ठीक है कि कौन आएगा जो इनको सही करेगा। मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि अब जो है वो कहना नहीं चाहिए, मगर हम अजाब इलाही की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे फिर अजाब, वो फिर जो सबका मालिक है वो फैसले करने, अगर फैसले करेगा तो फिर वो फैसले बहुत से लोगों के लिए बड़े तल्ख होंगे। मगर जो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी को, जो आप बात कर रही है, इस बात का एहसास नहीं है। आज भी होटलों में जाएं, आप सड़कों में देखें, शादी ब्याह की तकरीबात देखें, कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में क्या गुर्बत है। अगर ये इस तरह चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हम एक लूट मार की तरफ चले जाएंगे, और कल को ये नहीं हो कि गरीब आकर अमीरों के घरों को लूट लें, जो कि मुझे होता हुआ नजर आ रहा है अगर हमने आज भी आंखें नहीं खोली, और वो फिर बहुत सख्त होगा। कोई हुक्मरान, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, और हमें ये चीज़ उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये माशरों में होता रहा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेहिसी जो है वो अपने एक्सट्रीम पे चली गई है। हम इतनी सतह पे चले गए हैं। बिल्कुल।
और जितने लोग अपनी लग्जरीज अफोर्ड कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिनके पास है, जो इतने ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, महाना बुनियादों पर महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, और मतलब बहुत से लोग ऐसे लोग वीकली बेसिस पे जाते हैं, बहुत से लोग हर 2 या 3 दिन बाद महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। अगर तमाम लोग किसी ना किसी घराने की जिम्मेदारी ले लें। जी जैदी साहब, मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान से 6 फ्लाइटें जाती है एमिरेट्स की दुबई में, और उसमें जो बिजनेस क्लास का टिकट है वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर है। आप जाके देखें, एक भी सीट खाली नहीं मिलती आपको वहां पे। तो कोई तो जा रहा है ना 5 लाख का टिकट देके दुबई जा रहा है ना बिजनेस क्लास का, वो कौन है? उनसे बुला के पूछे तो सही, आप हैं कौन? मसला ये है ना, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है ना। मगर अब सवाल ये है कि ये बेहिसी है ना, मैं बात दोबारा कहता हूँ कि ये बेहिसी है। और ये बेहिसी इसलिए है, ये बेहिसी इसलिए है कि हम ये समझते हैं, मिर्जा मेरी बात को गौर से सुनना, हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हम इंसान के सामने जवाबदेह नहीं हैं। मगर अल्लाह का निज़ाम ये है कि पहले तुम इंसान के सामने जवाब दो, अल्लाह के सामने जवाब दे तो बाद में होगे। आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। पहले आप अल्लाह के सामने जवाब दे तो बाद में होंगे, वो तो क़यामत के दिन होगा। आप अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं है, पहले आप इंसान के सामने जवाब दें, अपने साथी के सामने जवाब दें, अपने माशरे के सामने जवाब दें। ये जो हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का निज़ाम बना लिया है, इस जवाबदेही की वजह से ये माशरा तबाह हो जाएगा और तबाही की तरफ जा रहा है। पहले ये समझें कि अल्लाह भी ये कह रहा है कि पहले इंसानों के साथ सलूक करो, मेरे साथ तो सलूक में माफ़ भी कर दूंगा, अच्छा भी कर दूंगा, बुरा भी कर दूंगा। हम तरावियों में और रफ्तारियों में और यही हमारा इम्तिहान है कि बतौर इंसान हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार के जाएंगे यहाँ से। हमारे इंसानों के दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, हुकूकुल इबाद हमने कितने पूरे किए, किसी का कितना एहसास किया या बेहिस्सी की। जी अच्छा शब्बर जैदी साहब, अब एक अजीबोगरीब सी जो रॉबिनहुड पेट्रोल सब्सिडी की तजवीज़ आई है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पर IMF ने भी तशवीश जाहिर की है। यहाँ बाटे के लाले पड़े हुए हैं, इन्हें सस्ता पेट्रोल देने की सूझ रही है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है गवर्नमेंट के पास पॉलिसी क्या है। मैंने कहा ना, आप मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये जो आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं, आपको क्या पता किस जगह तकसीम हो रहे हैं, कहाँ होने चाहिए थे, कहाँ नहीं होने चाहिए थे, किसको दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, कौन सा नहीं दे रहे। 100 तकसीम हुए, 200 किसको मिला, किसको नहीं मिला, ये क्या बकवास है। IMF कभी इन चीज़ों से एग्री नहीं करेगा। उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक राशनिंग होगी। और मैं इस बात को बार बार कह चुका हूँ कि IMF वाले समझदार लोग हैं, उनको कोई भी आप चीज जाके समझाएंगे वो समझ जाएंगे। अच्छा एक और चीज जरा सुन लें जैदी साहब, ये जो बेचारे लोग वहां पे जाके इतने बेबस लोग हैं, जरा मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, इतने बेबस लोग हैं शब्बर जैदी साहब जो वहां पे ये आटा लेने जाते हैं, कितारों में लगते हैं, ज़िलीलो ख़वार होके जाते हैं, उनमें से बहुत से लोग जिंदा नहीं लौटते हैं। आटा लेने जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते हैं, लाशें बन के लौटते हैं। और जो जिंदा लौट भी आते हैं, ये आटा जरा पूछ लें लोगों से जिनके घरों में जा रहे हैं, ये आटा क्या खाने के काबिल है? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात समझे। देखिए बात ये है फिजा के पाकिस्तान में हम अन्नदाता बन गए हैं। ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जब वो इस तरह बांटते हैं ना, तो वो ये शो कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब बांट रहे हैं। हम अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, हमें अल्लाह ताला ने हक दिया कि आपको बांटे, गरीब को दें। ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये रिस्क देना उसका काम है और रिस्क का आपको जरिया बनाया गया है। ये इनको समझ नहीं आ रही, ये अल्लाह ताला का अजाब पाल रहे हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि किसी माशरे में अगर हुक्मरान अपने लोगों को रिस्क प्रोवाइड नहीं करे तो वो कुफ्र की मौत होती है, वो जलालत की मौत होती है। ये इनको ये किसी लिहाज से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसमें मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहता हूँ, इसमें तमाम वो तबके शामिल हैं जो पाकिस्तान में मराज याफ्ता हैं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का तमाम सियासी निज़ाम, मैं तमाम सियासी निज़ाम कह रहा हूँ, वो ये चाह रहा है, समाजी निज़ाम, अदालती निज़ाम, आपका एस्टेब्लिश का निज़ाम और आपका जो फाशी निज़ाम है, वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में स्टेटस क्यों रहे और उनकी ये बदमाशी और उनका ये तरीका वारदात शामिल रहे और ये गरीब इसी तरह गरीब रहे और अमीर इस तरह अमीर रहे और हम उनको थैले बांटते रहे। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये अब ऐसा नहीं रहेगा।
ठीक है शब्बर जैदी साहब, लेकिन चले ये तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बयानबाजी करने चले आ जाते हैं हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, ये आते हैं टीवी पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अच्छा, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉरी टू से अपने मुखालिफिन पर कीचड़ उछाला जाता है और अजीबोगरीब सी बातें की जाती हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, और तमाम जमातें, मैं किसी एक को नहीं कहूँगी कि वो सही कर रही है या वो जमात गलत कर रही है, सभी इधर से ईंट मारी जाती है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वहाँ पर भी कुछ संजीदा इशूज़ पे बात नहीं की जा रही होती, मसाइल का हल कैसे तलाश करना है, सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है, वहां पे भी फजूल किस्म की बातें की जा रही होती हैं जिनका सर पैर धड़ कुछ भी नहीं है और कोई उससे कुछ निकलना ही नहीं है उन चीजों से। नहीं देखिए फिजा, आप ये गलत समझ रही है, वो ये सारा कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। वो उनको पता है कि अगर उन्होंने रियल बात की, असली बात की, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया की जो आप बात कर रही है, ये तो एक एलीट का काम है मैडम। ये कौन सा ड्राइवर सोशल मीडिया पे जाता है, वो बेचारा पढ़ लेता है, ये कौन सा मजदूर जा रहा है? ये तो एक लीड का काम है जी, सोशल मीडिया पे जाके एक दूसरे के ट्रेंड में लगे हुए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब एक स्टेटस क्यू को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जंग हो रही है स्टेटस को बरकरार रखने की और स्टेटस को तोड़ने की। अगर स्टेटस को नहीं तोड़ा तो ये मुल्क टूट जाएगा। अगर आपने स्टेटस को नहीं तोड़ा तो ये माशरा कायम नहीं रह सकता। मैंने दोबारा कहा कि कोई भी माशरा जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता, कुफ्र के साथ कायम रह सकता है। तो अगर कोई माशरा जुल्म के साथ बाकी है तो नहीं रह सकता। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, इसको आप उसके सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। उसको ये नहीं चाहिए कि लोग उसकी इबादत करें, उसको ये चाहिए कि बिल्कुल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते कुदरत के निजाम को। बिल्कुल नमाज़ें नहीं चाहिए आपकी, आपको आपके रोजे नहीं चाहिए, उसको आपके मखलूक खुदा को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, उसको आपकी हज ज़ियारतें उम्रे नहीं चाहिए। $500 का कमरा है आज इस वक्त उम्रे के लिए, $500, और पाकिस्तान में सबकी ओवर बुकिंग चल रही है। आप पूछे ना, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर कोई हुक्मरान वाकई ये महसूस करे कि वो हुक्मरान है, उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो रोजे मैशर जवाब दे, तो मेरे ख्याल से इनको तो रातों की नींद ही ना आए, इनको रातों को नींद ही ना आए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, दो हुक्मरान दो होते हैं। एक हुक्मरान होता है जो मुलूकियत कायम करता है, मुलूकियत है, ये हुक्मरान नहीं है, ये गासिब हैं। इसको बोलते हैं गासिब, जिन्होंने हुक्मरानी पे कब्जा कर लिया है। ये गासिब एक पार्टी नहीं है, पाकिस्तान में एक राज याफ्ता तबका है जो गासिब है। पाकिस्तान के 372 जो MP MNA हैं, उनमें से 300 MNA वही है, वो पार्टियां जीत करके आए हैं, चाहे आप उनकी लिस्टें उठा लें। तो ये एक गासिबों का तबका है जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान है, आज से नहीं है, ये पहले दिन से हुक्मरान है। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा। आप समझ आई मेरी बात? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सिब्तान खान साहब और हैदर वहीद साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट किसी भी जमहूरी रियासत का सबसे सुप्रीम अदारा होता है। जी हाँ, जमहूरी रियासत का। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत का नाम तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर जमहूरियत दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। और यही वजह है कि आईनी इदारों के इज़्ज़त व वक़ार को मजाक बना दिया गया है। और ये मजाक हो रहा है जमहूरी रियासत के सबसे सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट में। 1 साल पहले इसी अप्रैल के महीने में इसी पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद के हवाले से फैसला आया तो उस वक्त उनका क्या कहना था। और कल इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर PDM के नवाज शरीफ साहब का क्या कहना है, ज़रा दोनों को सुन लें। जी, आपने दोनों वज़ीर-ए-आज़म के बयानात सुने और अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन अदलिया का कितना एहतराम करता है। अब इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त वन मैन शो का बड़ा तज़किरा छिड़ा हुआ है। तनकीद का कह रहे कुल्हाड़ा उठाए हमारे जो सियासतदान हैं, आइन और कानून के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं बात कर रही हूँ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए या किसी फ़र्द वाहिद को नवाजने के लिए नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आइन में तरमीम की बात की जा रही है। आइन को रीराइट करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत नून लीग को नवाजा जाए और इमरान खान या तहरीक इंसाफ को हुकूमत प्लेट में रख कर ना दी जाए। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हुकूमत जान चुकी है कि इलेक्शन की सूरत में नून लीग और दीगर सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को इस वक्त शिकस्त नहीं दे सकती हैं। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उनके बराबर करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जब तराजू के एक पलड़े में सच और दूसरे में झूठ रखा हो तो तराजू के पलड़े बराबर हो जाएंगे, और फिर जब फैसला अपने खिलाफ आ जाए
तो वन मैन शो का शोर मचा दिया जाता है, ताना देना शुरू कर दिया जाता है। मगर लम्हा फिक्रिया तो ये है कि ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने पलड़े बराबर नहीं है, तो वो कैसे दोनों पलड़े बराबर होने की बात करते हैं, ये समझ से बाहर है। बात करती हूँ मुस्लिम लीग नून की, जो खालिस्तान शरीफ ख़ानदान की मिरास बनी हुई है। क़यादत इनकी, फ़ैसले इनके, ओहदे इनके, और मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल होने के बावजूद बतौर पार्टी कायद तमाम फ़ैसले ले रहे हैं। तो क्या जमहूरी मुल्क की सियासी जमात में ये आमरीत नहीं है नाजरीन? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वन मैन शो नहीं है नाजरीन? कुछ यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। एक से बढ़कर दूसरा बड़ा सियासतदान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, बड़ी मेच्योर जमात और बड़े मेच्योर सियासतदान है वहां पर, मगर पार्टी चेयरमैनशिप के लिए भुट्टो फैमिली का चश्मो चिराग होना लाजिम है। और वही लोग सियासी तरबियत करते नजर आते हैं जो 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, मगर चेयरमैन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो फैमिली से नहीं है। तो क्या ये आमरीत नहीं है? क्या ये वन मैन शो नहीं चल रहा नाजरीन? अब यही हाल पीडीएम के सरबराह और उनकी जमात का है। पूरी जमीयत उलमा इस्लाम में एक मौलाना फजल रहमान साहब ही हैं जो पार्टी संभाल सकते हैं, और अगर दूसरा कोई ये जसारत कर ले तो उसे हमने फिर पार्टी से बेदखल होता भी देखा है। तो नाजरीन, क्या ये वन मैन शो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला आने के बाद इस वक्त जो सियासी कानूनी सूरत हाल बन चुकी है, और जिस तरह मौजूद अदलिया और जज साहिबान के खिलाफ सियासी जमातों और रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो फेल का एक तजाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त हुकूमती सियासी जमातों के रहनुमा में पाया जाता है, ये ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं। जी, तो ये है हकीकत और ये है मौजूदा हुकूमत की दूरअंदेशी और सियासी खेल कह लें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सिफ्तान खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर माहिर कानून तजिया कर हैदर वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिफ्तान खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा हैदर वहीद साहब से कानूनी राय ले लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हैदर वहीद साहब, ख्वाहिश कहूँ, रद्द अमल कहूँ, शिकस्त खुर्दा कहूँ, अब तो मनपसंद आइन बनाने की बातें की जा रही हैं। हुकूमत अब करने क्या वाली है? मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब बड़े दुखी हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मरीम नवाज का ये मतलब था कि वो रीराइट खुद करना चाहती हैं। इनको आई थिंक वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिनकी जो तशरीह है आइन के हवाले से वो मुतरादिफ थी कानून को रीराइट करने के हवाले से। आर्टिकल 63A की जजमेंट का वो गालिबन जो है वो मिसाल दे रही थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत शदीद रद्द अमल आया है हुकूमत की तरफ से, हुक्मरान जमातों की तरफ से, खासकर पीएम नून की तरफ से, और सियासी रद्द अमल तो बहुत ज़्यादा एटलीस्ट जो है वो अग्रेसिव है। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना फॉलो करने के जो लीगल रास्ते हैं उसमें तो एक तो अपील है। अगर तो ये कानून साजी मुकम्मल हो जाती है तो अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर को, और जब वो अपील करेंगे तो एक लार्जर बेंच भी बनेगी और उसमें ये 3 जज साहिबान नहीं होंगे, और उसकी तश्कील भी जो है वो टॉप 3 जजेस देंगे, चीफ जस्टिस साहब नहीं देंगे अगर ये कानून बन जाता है तो। अब इस दौरानिये में अगर कोई एडवाइजरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो पहले या कबल वक्त आ जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट साइन ही ना करें इस बिल को, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कानून साजी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई चैलेंज करके सस्पेंड करा ले तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी अपील की। तो मेरे ख्याल से ये एक तो अपील है, फिर रिव्यू जो है वो तो उन्हीं जजेस के सामने होता है, वो तो मौसर इतना ना होता है ना इस सूरत में मुझे नज़र आ रहा है कि होगा। तो जो काफ़ी संगीन रद्द अमल है वो तो ये फिर रेफरेंस या फिर अंदरूनी कोई इख्तलाफात जो है वो उभर के सामने आ जाएं अदलिया के, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लगता है कि रास्ते में आ सकती हैं इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के। वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सेक्रेटरीज हैं मिनिस्ट्रीज के या ईसीपी के जो मेंबरान चेयरमैन हैं, क्योंकि वो करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सियासतदान तो आके कुर्बानी 2 मिनट में दे देगा कि कर दो मुझे नाअहल, मैं नहीं देता पैसे, मैं नहीं करता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतना आसान नहीं होता ये। तो अगर हम अमल दरामद वाकई करने के पीछे पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि अमल दरामद जो है उसको सैबोटाज किया जा सके। देखना पड़ेगा विल सुप्रीम कोर्ट का कितना है। जिस तरह की जजमेंट सुपरविजन की बात की गई तो मेरे ख्याल से तो विल
ठीक है जी। सिप्तान खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हैदर वहीद साहब को भी सुना। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मगर इसके बावजूद लोग एक पुराना सवाल ही पूछे जा रहे हैं, और वो ये कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे? आपने इलेक्शन लड़ना है, आप क्या समझते हैं, ये तासुर क्यों पैदा हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था 22 मार्च का, दैट वाज अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। तो उन्होंने वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। जो आज तक केसेस चल रहे हैं पिछले कितने महीनों से, उसमें एक 14 जनवरी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था। उसके बाद आज तक हर मौके पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम डेट नहीं दे सकते। ये आउट ऑफ द ब्लू जब 30 अप्रैल वाली डिसाइड हो गया कि इलेक्शन हो गए हैं, उनका हो रहे हैं, उनका शेड्यूल आ गया, सब कुछ हो गया, आउट ऑफ द ब्लू यकदम इलेक्शन कमीशन कहता है कि अब हम मेरा ख्याल है 6 या 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। जो कल तक इतने महीनों में अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम डेट नहीं दे सकते, तो यकदम उन्होंने ये टर्न किस तरह मारा और कानून में कौन सी ऐसी इंटरप्रिटेशन आइन में या कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी। उसके ऊपर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फैसला हुआ कि नहीं, आपने ये जो 14 दिन ज़ाया किए हैं, क्योंकि ये माइंडेड, ये मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये 30 अप्रैल जो थी ये इलेक्शन कमीशन की डेट थी। 30 अप्रैल से 6 मई, आपको भी डॉक्टर साहिबा याद होगा, ये तो प्रेसिडेंट ने तो सिर्फ 30 अप्रैल उनकी डेट में से चुना था कि चलो 30 अप्रैल को करा दें। तो अब उन्होंने कहा ये 14 दिन ज़ाया हुए हैं, तो 30 अप्रैल के बजाय जो 11 स्टेप्स थे इलेक्शन कमीशन के, 5 स्टेप्स तो हो चुके थे, उनको उन्होंने वही कह दिया कि ये वही रहेंगे, और उन्होंने कहा 14 दिन ज़ाया हुए हैं, अब आप 14 मई को कराएंगे। ठीक है जी खान साहब। अब बात ये है दूसरी बात की इसमें इशू क्या है। इशू देखें डॉक्टर साहिबा आधे मिनट की, इसमें इशू क्या है? इशू इसमें यह है कि अगस्त में तो वैसे भी इनकी टर्म भी खत्म हो रही है। अगर इनका माइंड क्लियर है और ये अंदर से कोई एम्बिग्विटी इनकी नहीं है, तो अगस्त में तो वैसे भी टर्म खत्म हो रही है। तो अब मई, तो अगर 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, तो आगे जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने की बात है। दैट मीन्स के दे आर अप टू समथिंग एल्स। ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाह रहे। अगर इनमें क्लैरिटी है और ये आवाम को फेस करना चाहते हैं, अच्छा लेट्स सपोज ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ जाना चाहती हूं, पर आपकी तरफ आती हूं। जी मैं आपकी तरफ आती हूं। हैदर वहीद साहब, वो तो कह रहे हैं क्लियरली कि इनकी नीयत पर उनको शक है, वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहे हैं। और दूसरा हैदर वहीद साहब, मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि 3 जज साहिबान के खिलाफ पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए, तो हुकूमत मियां साहब की ख्वाहिश अब आपको लगता है पूरी करेगी या नहीं करेगी? लेकिन अगेन मैंने कहा कि एक सियासी बयानिया है और फिर अमलन कानूनी कार्रवाई किस हद तक होगी वो भी मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त है। अगर ये रेफरेंसेस फाइल होंगे और आगे यहाँ पे अमल दरामद जब नहीं होगा, तो ज़ाहिर है तौहीन अदालत में जो आखिरी फ़र्द है जिस पे तौहीन अदालत लग सकती है और डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। तो क्या वो अपनी सियासत को दफन करने को तैयार हो जाएंगे इन मामलात में, इस माहौल में? आज तक तो जो भी बड़े मियाँ साहब कहते हैं वो करते आए हैं, हो सकता है वो तैयार हो भी जाएं, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आई थिंक सियासी और कानूनी रद्द अमल जो है उसमें आई थिंक थोड़ा गैप जनरली होता है। ये सिर्फ PML नून की आज की बात नहीं है, अमूमन होता है। जो बात जलसे में की जाती है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह जो है वो अदालत में ले जाई जाए। बिकॉज देखें, आपने जो सेल करना अवाम को, उसका थ्रेशोल्ड और उसके ज़ाब्ते, उसका सब नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर उस चीज़ को साबित कर पाना कि एक फैसला गलत दिया है तो वो मिसकंडक्ट है, वो फिर साबित कर पाना और इस तरह का फिर वो पंगा लेना भी, वो फिर एक अलग लेवल की बात है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो उसको आप लाजमन इससे ना जोड़े कि जस्ट बिकॉज ये बात की गई है तो अब ये हो भी जाएगा। तो प्लेंटी ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप
उम्मीद है कि कुछ बीच का रास्ता निकले और इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब खुद भी अहल होकर पार्टिसिपेट करें, सब करें और अवाम का प्रिवेल करें। सही, ठीक है। सिप्तैन खान साहब, अब आपको लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, शायद ये नहीं चाहते इलेक्शन करवाना, लेकिन अब इलेक्शन की तारीख तो आ गई है 14 मई, तो फिर आप इलेक्शन नहीं देख रहे हैं? और फिर अगर नहीं देख रहे हैं या नहीं होते हैं, जैसा कि आपका एक एनालिसिस है या आपको लग रहा है, तो आप फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी तहरीक इंसाफ की, क्या करेंगे? जी मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह 14 मई को इलेक्शन होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की जिनकी अगस्त में टर्म खत्म हो रही है। अगर उनकी नीयत साफ है तो वो कहें कि 2 महीने पहले आ जाओ, इसी अवाम के पास ही जाना है। इलेक्शन हम पॉजिटिव सोचें, इलेक्शन बिल्कुल आएंगे। हमारे हाईएस्ट कोर्ट का ये डिसीजन है, 14 मई को इंशाल्लाह इलेक्शन आएंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं आपको इनकी नीयत पे शक है, ये नहीं जाना चाहते इलेक्शन की तरफ, फिर वो शक शुबे का इजहार क्यों किया जा रहा है ना, जब आपको लगता है कि होंगे? जी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होंगे, बट मैं कह रहा हूं कि उनकी नीयत है कि ना हो। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान में वो आके कैंपेन चलाएं। उनके सगे भाई जो हैं, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उनको पाकिस्तान ले आए। लेवल प्ले चले कोशिश नहीं करते इमरान खान साहब अगर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जान को खतरा है, इस तरह की बातें आपकी पार्टी भी ब्रेक करती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की थी कि खुदा ना खासा उनकी जान को बहुत खतरा है। जिन्होंने खबर ब्रेक की आपको भी पता है और खान साहब के नॉलेज में भी है, तो फिर इस तरह वो इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे? हाँ जी, इस तरह कैंपेन इस तरह करेंगे कि वो अपने जलसे लिमिटेड कर देंगे, वो अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर देंगे। वो उस तरह के जलसे नहीं करेंगे कि जिस तरह 60 या 65 दिनों में उन्होंने 60-65 जलसा किया। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान इस डिफिकल्ट दौर में, इन मुश्किलात में भी इलेक्शन कैंपेन और अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, तो मियां साहब के भाई जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या अमर माने हैं बीच में? वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? वो पाकिस्तान आए, अपने केसेस को करे। अभी नेशनल असेंबली का इलेक्शन ठीक है, नजर नहीं आ रहा यहाँ। मुझे ठीक है जी, मुझे जरूरत की कमी है। ठीक है, आपकी तरफ हैदर भाई साहब, आपका लास्ट कमेंट इसी पे चाहूंगी कि मियां साहब फिर वापस आते आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, मेरे ख्याल से मियां साहब जो है वो उनके जो केसेस और ये जो चीज़ें हैं जिसमें वो एम्ब्रॉयड रहे हैं, वो जाहिर है वापस इसलिए नहीं आ रहे कि वो अपने कानूनी मसाइल में फिर से फंस जाएं। जाहिर है वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये मामला सुलझते हुए हों ताकि वो आके सीधा कैंपेन कर सकें और ये कानूनी मामलात में ना उन्हें उलझना पड़े, इसलिए तो वो नहीं आएंगे कि कानूनी मामलात में उलझें। तो कहीं ना कहीं अगर जो है वो देखेंगे कि रास्ता कुछ हमवार है इस हवाले से, तो फिर आएंगे। मेरे ख्याल से वो कैंपेन के लिए आएंगे, उन्हें आना चाहिए भी। उनके नाम की पार्टी है, उनकी पार्टी है और वो बहुत बड़े एक लीडर हैं, एंड आई थिंक कि उनको आना चाहिए और इलेक्शन में जो है सब हिस्सा और फिर आवाम का फैसला प्रिवेल करे। ठीक है सिप्तैन खान साहब, हैदर वहीद साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं फ़लस्तीन की। तुम शहरे अमा के रहने वाले, दर्द हमारा क्या जानो, यहाँ खून की नदियाँ बहती हैं, इंसान का कोई मोल नहीं, अपने ही वतन में बेघर हम, तुम हाल हमारा क्या जानो। फ़लस्तीनी एक ऐसी कौम है जो बेजुर्म होने के बावजूद दहाइयों से सख्त तरीन इंसानियत सोच सजाएं भुगत रही है, और इसराइली फ़ौज की ये बेरहमी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मज़ीद बढ़ जाती है। ये वीडियोज़ जो मंजर आम पर आई हैं मस्जिद अक्सा की हैं, जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमान इबादत कर रहे थे और दौरान इबादत इंतहा पसंद इसराइली उन पर टूट पड़े, बदतरीन तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियाँ की गईं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये वो बदकिस्मत कौम है जो रमज़ान में सहर और इफ्तार अपने लहू से करती है। ये ईद पर भी अपनों की लाशें उठाते हैं और दफनाते हैं। खुशी क्या होती है ये नहीं जानते, इन्हें नहीं पता खुशी क्या होती है।
ये जदीद दुनिया जहाँ इंसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी हकूक़ के नाम पर सैकड़ों बड़ी आलमी तंजीमें काम करती हैं, ये जदीद दुनिया जिसके खित्तों में जंग और ज़्यादती रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसी जदीद दुनिया में दिन दिहाड़े इबादत करते मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, और ये जदीद दुनिया खामोश रहती है, तमाशा देखती है, तमाशाई बनी हुई है। और इसी तरह एक और मुल्क है, कहने को तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है, लेकिन उस रियासत को चलाने वाला भी मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है, नरेंद्र मोदी, जिसने इंतखाबात जीतने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी और शरपसंदी को सीढ़ी बनाया, बाकायदा सीढ़ी। और वजीर आजम बनते ही योगी आदित्यनाथ जैसे इंतहा पसंद हिंदुओं को भारत की रियासतों का वजीर आला बना दिया, जो खुलेआम मुसलमानों को मारने, उनकी बहू बेटियों को घर से उठाने की धमकियां देते हैं। मोदी का ख्वाब था कि वो वजीर आजम बनकर भारत को शाइनिंग इंडिया बनाएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने भारतीय सरजमीन को बर्निंग इंडिया बना दिया। और उसी बर्निंग इंडिया में वाकई एक झारखंड की एक जामे मस्जिद में धावा बोल दिया गया, दरवाजे तोड़े, मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी भारत में मसाजिद को आग लगाई जाती रही है, मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया जाता रहा है, गोश्त खाने पर, अजान देने पर, नमाज पढ़ने पर, ईद मनाने पर, कोरोना के आने पर, किसी हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी करने पर मार दिया जाता है। ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है कि एक कौम को उसके मजहबी त्यौहार मनाने पर मार दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए? ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में मुमकिन है कि एक कौम को उसकी इबादत गाह के अंदर घुसकर मार दिया जाए? ये रिवायत कौन से महज़िब माशरे में पाई जाती है कि एक कौम की इबादत गाहों को तोड़ा जाए, आग लगाई जाए, हुकूमती वजीर कत्ल करने या जबरी मजहब तब्दील करने की धमकियां दें? खामोशी जो है ना, खामोशी वो बहुत बड़ा जुर्म होता है। और मुसलमानों की इस बदतरीन हालत की जिम्मेदार मुस्लिम उम्मा, इनकी खामोशी है। अरबों मुसलमान दुनिया में रहते हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे भारत हो, फ़लस्तीन हो, मकबूजा कश्मीर हो, मुसलमान मर रहा है, मुसलमान कत्ल किया जा रहा है, मुसलमान तलफी हो रही है। वजह खामोशी। और अगर ये खामोशी इसी तरह बरकरार रही तो फिर ये सोचना बेकार होगा कि कोई हमारी इस हालत का नोटिस लेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को अब एक होकर, तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होकर ये संगीन मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई हतमी फैसला करना होगा, अब नहीं तो कब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।